BJP is a killer's party. They are the great killer of democracy. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो, अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। फाइल लेकर भागते दीदी के अफसर, खुद दीदी के चेहरे पर परेशानी के निशान और हाथों में हरी फाइल। आज की सबसे बड़ी तस्वीर इशारा कर रही कि बंगाल में आज ईडी के छापे में कुछ तो ऐसा था जिसने दीदी को इतना हिला दिया कि वह खुद छापे वाली जगह पर पहुंच गए। इसके बाद तो कोई ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा, तो कोई दीदी पर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को घटाने का आरोप लगा रहा, और ये सारा सियासी हंगामा और बवाल शुरू हुआ कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी को लेकर। छापेमारी की खबर मिलते ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद ममता आईपैक दफ्तर भी गई। ममता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने बीजेपी को किलर पार्टी बताया, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर ईडी के जरिए टीएमसी की स्ट्रेटजी से जुड़े दस्तावेज उठवाने का आरोप लगा दिया। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी। दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। एंड बिकॉज ऑफ इलेक्शन दे आर कलेक्टिंग ऑल माई इंफॉर्मेशन ऑफ माई पार्टी। देखो मैंने सब लेके आया, सो माई हार्ड डिस्क, फोन, हार्ड डिस्क, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also in sector 5. I am going there also. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I read the BJP party office, what will be the result? लेकिन ईडी का कहना है छापेमारी का मामला किसी पार्टी या चुनाव से जुड़ा नहीं, यह रेड कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हुई। आरोप ये भी लग रहा है कि डॉक्यूमेंट चोरी के आरोप के बाद ममता की मौजूदगी में कुछ फाइल्स जबरन ममता के काफिले की गाड़ियों में रखवाई गई। अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर इन फाइलों के अंदर कौन सी जानकारी सुरक्षित है जिसे जल्दबाजी में कार के अंदर रखवाया गया। टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन, और ये माँ माटी मानुष नहीं, बाहरी बाबरी और भ्रष्टाचारी बचाओ, ये बन चुका है। इसका जवाब तो बाद में आएगा, लेकिन बीजेपी नेता राहुल सिन्हा तो सरकारी काम में बाधा के आरोप में ममता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जहां पैसा ममता वहीं दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं, ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए और उस फाइल को उद्धार करना चाहिए। आज ईडी की हाथ से, ईडी की चपेट से एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी, और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी से रहोगी। लेकिन ममता इतने पर नहीं रुकी। बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर से परेशान यूपी सरकार वोट बढ़ाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रही, और अगर ऐसा हुआ तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। On side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. बीजेपी के बूथों का जो बोर्ड कटा है, सो नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे।
यूपी टू बंगाल एसआईआर पर बवाल पहले से ही जारी था। यूपी में 2.89 करोड़ वोटर घटने के बाद सियासत गर्म है, तो वहीं कोलकाता में ईडी की रेड और ममता बनर्जी के आरोपों के बाद विवाद का नया चैप्टर खुल चुका है। विरोधी पार्टियां इस घटना को टीएमसी की घबराहट का सबूत बता रही। बीजेपी से लेकर कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार पर प्रहार करार दे रही, तो टीएमसी इसे केंद्र का अत्याचार बता रही। लेकिन सवाल है कि जब छापेमारी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई, तो ममता इसे राजनीतिक प्रतिशोध क्यों बता रही? आखिर ममता बनर्जी ने कानूनी कार्रवाई को सियासी जंग का हथियार क्यों बना दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी और जो तस्वीरें कोलकाता से देखने को मिली वो तस्वीरें आज हैरान करने वाली थी। मैं पहले परिचय आपके आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी के नेता और प्रवक्ता, निखिल जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और दीपक रंजन है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सर बाल ठीक हो गया? हाँ बोलिए। नहीं ठीक है, मैंने कहा बाल ठीक हो गया तो बता दीजिए कि ये वो हरी फाइल में क्या था, हार्ड डिस्क में क्या था ऐसा जिसे लेने के लिए ममता बनर्जी को जाना पड़ा? नहीं देखिए, नहीं ऐसा है कि आपके चैनल में बैठे आपके दर्शकों को देखने के लिए तो आपको कम से कम साफ सुथरे सही तरह से दिखना चाहिए। हाँ, नहीं अच्छी बात है, मैंने तो ऑनर राइटर। ठीक है ना। अब हरी फाइल में क्या है, ये तो इलेक्शन ड्यूटी में जो ईडी के ऑफिसर घूम रहे हैं, जो ऑन इलेक्शन ड्यूटी में चल रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से पगला गई है बंगाल के अंदर में। इनके नेता कौन है आप मुझे बताइए तो? शुभेंदु अधिकारी, जो सीबीआई के अंदर में जिसको रुपए लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा, जो जांच के कटघरे में खुद खड़े हैं, वो आकर के अंगुली दिखा रहे हैं ममता बनर्जी को। जो बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं, गो मांस बेचने की बात करने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को चुनावी नतीजे के बारे में बयान और ज्ञान न दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हाशिए पर चली गई थी लोकसभा नतीजे में, अब की बार 400 पार का नारा देने के बाद इनकी गाड़ी 240 पर अटक गई और अब ये बंगाल जीतने के लिए पूरा ये दमखम लगा रहे हैं। देखिए, आप इस तरह से ईडी का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था इस मैटर में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक आपको सुझाव देता हूं दादा, आप सीनियर हैं, आपको सुझाव देता हूं कि एक तो 24 चुनाव बहुत दूर की बात हो गई, उससे बाहर निकल जाइए। उसके बाद भी देश में 2-3 चुनाव हो गए, उसके नतीजे आपने देख लिया, तो मत उधर जाइए, फंसे रहे। मैंने एक सुझाव दिया आपको, मैंने आपको सुझाव दिया। मेरा सवाल ये नहीं था, मैं फिर पूछ रहा हूं, एक सीएम को क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि वहां पर जाना पड़ा? सवाल यह है कि अपने अधिकारी के साथ, मुख्य पुलिस अधिकारी के साथ वहां पर जाना पड़ा और फाइल लेकर जानी पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मेरी नजर में नहीं है कि मैंने किसी सीएम को इस तरह दौड़ते भागते देखा होगा। ऐसा क्या था? लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कौन सा राज छिपा हुआ था? नहीं, राज तो आपको सब पता है। अमित शाह जी से कुछ नहीं छुपा हुआ है। वो हमारी राजनीतिक स्ट्रेटेजी को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास में जो लोग नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस के भागे हुए नेता, चोर नेता शुभेंदु अधिकारी को लेके। अरे नहीं अच्छा लगता है, आप चोर बोलेंगे कोई और बोल देगा। अमन जी, राकेश पांडे जी सुनिए ना, 2024 के चुनाव के पहले हमारे एक नेता थे तापस राय, उनके यहाँ ईडी और सीबीआई की रेड जाती है और वो व्यक्ति डर के, घबरा के, उसके बाद में वो भाजपा में अभी कल एक कमेटी डिक्लेयर हुई है, पश्चिम बंगाल का उप सभापति बना दिया गया है। बोलिए, चोरों का, लुटेरों का सत्कार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। इनके नेता अपने राज्यों को नहीं देखते हैं, इनके राज्य में पानी पी करके लोग मर रहे हैं, मगर पश्चिम बंगाल को जिस तरह से दादा सुनिए, बदनाम कर जितनी बार कैलाश विजयवर्गीय ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा, उतनी बार आपने यहां पर इस शो में इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अगर कोई लॉजिकल आपके पास जवाब होता तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप बता देते। ये 3 तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं, एक बार की बात नहीं है। ये हंगामा पॉलिटिक्स, लोग कह रहे हैं कि आपके सीएम की ये रूटीन प्रोसेस है। कभी सीबीआई दफ्तर जाकर धरना दे देंगी, कभी ईडी जहां पर जाएगी, सेंट्रल एजेंसियां। ऐसा क्या राज है राजीव जेटली? सुनिए ना, ये आप ऐसे, ठीक है, मैं एक बार सबसे बुलवा लूं। राजीव जेटली ये कह रहे हैं कि आप इनकी पार्टी की स्ट्रेटजी चुरा रहे हैं, ये फाइलों में स्ट्रेटजी बचा कर ले गए ये लोग। राकेश पांडे जी, आपकी मजबूरी हो सकती है सर, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, प्लीज। ममता दीदी ने बोला है स्वयं प्रकाश पुरोहित, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आपकी उन फाइलों के पीछे कोई मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो सर सबकी बारी आ जाए, फिर आप काउंटर करिएगा, आपके पास आऊंगा दादा। करने वालों से कौन सवाल करेगा? जो मनमानी कर रहे हैं उनसे कौन सवाल करेगा? ये देश पे घुसपैठिया घुसते तो ठीक है ना, मनमानी कौन कर रहा है? आवाज या तो डाउन करिए, मनमानी कौन कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, ये जनता तय कर देगी पश्चिम बंगाल की। बहुत ज्यादा समय नहीं है दादा। ठीक है, अब राजीव जेटली को सुनिए, आपने कुछ कहा, उसका मैं जवाब ले लूं।
राजीव जेटली, आप क्या चुनाव स्ट्रेटजी चुराकर जीतना चाहते हैं? इन फाइलों में वही था इनके मुताबिक। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि ममता दीदी ने बोला मेरी पार्टी की पॉलिसी उठा करके ले गए। हमें नहीं पता था कि इनकी पार्टी की पॉलिसी क्या है। इनकी पार्टी की पॉलिसी है कोयला चोरी करो, उनको दूसरी फैक्ट्रियों में भेजो, उसके बाद हवाला के माध्यम से काले पैसे को सफेद करो। अगर ये थी पार्टी की पॉलिसी तो ये चुराने का अधिकार या उठाने का अधिकार ईडी के पास है, ये पुलिस के पास है, और पुलिस ने वही कार्यवाही करी जिस कार्यवाही को ये अपनी पार्टी की पॉलिसी बता रही है। अगर इनको ऐसा लगता है कि इसी तरीके के घोटालेबाज बनकर के चुनाव लड़ा जा सकता है, या मरे हुए लोगों से वोट डलवा करके चुनाव लड़ा जा सकता है, या बाहरी लोगों को वहां पर ला करके फिर चुनाव लड़ा जा सकता है, तो ये चुनाव भारत के अंदर नहीं हो सकता। ना तो आपको कोयला चोरी करने देंगे, ना आपको काले धंधे को, काले पैसे को सफेद करने देंगे, और ना ही मरे हुए लोगों से आपको वोट दिलवाने देंगे। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, और सारी एजेंसियां इस काम पे लगी हैं। अगर ये घोटाला करेंगे तो ईडी जाएगी, अगर ये बाहरी लोगों को वहां घुसाएंगे तो चुनाव आयोग जाएगा, अगर मरे हुए लोगों से वोट डलवाएंगे तो चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। एक बात बताइए, कोई भी एक ऐसा अधिकार बताइए जो इनका छीन लिया हो। अरे भाई, बंगालियों को बंगाल में तो जीने दो। बंगाल के अंदर बंगाली को अधिकार होना चाहिए वोट डालने का, चोरों को अधिकार नहीं मिल सकता, बाहरियों को अधिकार नहीं मिल सकता, घुसपैठियों को। अब असली लड़ाई यही हो रही है। दीदी कह रही है ये मेरे 3 स्तंभ, इन तीनों स्तंभों को अगर तोड़ दिया जाएगा तो मैं चुनाव कहां से लड़ूंगी? मेरे पास वोटर कहां है? बंगाली तो मेरे साथ है नहीं। अच्छा, मैं तो बांग्लादेशियों के सहारे चल रही हूं, मैं इस घोटालेबाजों के सहारे चल रही हूं, कोयला बेच के तो मैं अपना गुजारा कर रही हूं। तो आप सोचिए, अगर ये दस्तावेज थे इनके लैपटॉप में, इनके पास हार्ड डिस्क में, अगर वो दस्तावेज चले जाते तो कितनी घबराई। याद है आपको निजाम हाउस, सीबीआई दफ्तर निजाम हाउस, जहां पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ ये बाहर बैठ गई, अपने ही पुलिस से बीएसएफ के ऊपर अटैक करवाती हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस है उनके ऊपर अटैक करवाती है। तो ये नजारा तो बंगाल की जनता देख रही है। ऐसा बंगाल चाहेगी क्या बंगाल की जनता? तो दीदी को एहसास हो चुका है मेरा वोटर गया, मतलब मेरा वोटर, मतलब जो इस दुनिया में एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो घुसपैठ गया। अगर कैलाश विजयवर्गीय ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, वो शब्द आप लोगों को इतना बुरा लगा था, और उसकी आलोचना भी हुई और सबने की, और आप बार बार इशारा किए जा रहे हैं, तो कहीं ये मैसेज पश्चिम बंगाल की जनता में न चला जाए, वो फिर यही दे दे आपको चुनावों में। बर्खास्त करवाया, लोग मरते हैं। नहीं, बच गया है। अरे राकेश भाई, बच गया है, समझिए, मैं उंगली दिखा रहा हूँ, बच गया है। ऊपर से ढक टन 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 हो चुकी है, टन 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 हो रही है, इसीलिए इनको घंटा याद आ रहा है, इसीलिए घंटे की राजनीति करते हैं। घंटियां बजनी शुरू हो चुकी है, राजनीति का घंटियां बजनी शुरू हो गई है, कालाबाजारी बंद हो रही है। ठीक है, मैं शुभ रास्ता बुलाता हूँ। एक मिनट राजीव जेटली और सोम प्रकाश पुरोहित, घंटियां बज रही है। एक मिनट प्लीज। शिवरास्ता, आपको तो आईपैक की बड़ी जानकारी है, मैंने सुना, और बड़ा आपका अनुभव भी है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये कभी आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी है कि ये कोई सीएम पहुंच जाए किसी छापेमारी वाली स्पॉट पर और वहां से फाइलों को लेकर जाया जाए, जैसे पता नहीं क्या छिपाया जा रहा है? राकेश जी, मुझे आईपैक की जानकारी बहुत नहीं है। हाँ, मैं खुद भी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूँ, मैं खुद एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म चलाती हूँ। शायद देश की मैं पहली महिला रही होंगी जिसने अपना फर्म सक्सेसफुली चलाया है, और बाकी पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म्स के दावों से इतर मैंने आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो छुआ हो और वो ना जीता हो। तो खैर, मैं इसलिए राइडर डाल रही हूँ क्योंकि आईपैक के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने जरूर काम किया है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। मुझे लगता है आज की जो घटना है उसको इस परिप्रेक्ष्य से थोड़ा ऊपर उठकर देखना होगा कि टीएमसी क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है। राजनीतिक कंसल्टेंसी आखिर क्या है, उसकी सीमाएं कहां तक हैं, और उन्हें स्पष्ट और पारदर्शी ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है। मुझे लगता है ये अब एक देशव्यापी बहस इस पे अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि लाखों युवाओं को रोजगार ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स देती हैं। ये बहस किसी एक संस्था के पक्ष या विपक्ष में ना हो तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ये उस शक्ति केंद्र की बात है जो आजकल राजनीतिक दलों, मतदाताओं, डेटा और सत्ता, इन चारों के बीच की एक मध्यस्थ भूमिका निभाने वाला एक शक्ति केंद्र बन चुका है। कोई भी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी हो, कोई भी पार्टी होती है, वो बहुत ही विश्वास से जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती है उनको अपना सारा डेटा सौंपती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बनानी होती है, कई बार कैंडिडेट सिलेक्शन की रणनीति बनानी होती है। लेकिन इन सब के ये सब तो
काम की बात है। आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने सामने आकर, किसी भी फर्म के व्यक्ति ने सामने आकर, किसी भी अक्रॉस पॉलिटिकल आयल में बोल रही हूं, इसके फंडिंग पर बहुत अच्छे तरीके से बात की है। मैं आज इतने दमखम से ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे याद है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बड़ा बवाल मचा देश में। खास कुछ पॉलिटिकल फर्म्स ने भी बहुत बवाल मचाया कि इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो सोर्स ऑफ फंडिंग था वो जनरली वो वाइट मनी ट्रेल में नहीं होता था, अब दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत खुश इसलिए थी क्योंकि इसी बहाने चीजें लेजिटिमाइज हुई, संस्थाएं बनी। लेकिन एक्चुअली सवाल यह है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स में पैसा कहां से आता है? क्या पॉलिटिकल पार्टी स्वयं पैसा देती हैं? क्या उनके फंडर्स हैं वो पैसा देते हैं? वहां तक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शेल कंपनीज के माध्यम से पैसा आता हो, जब जनता का पैसा अलग तरीके से घुमा फिरा करके फर्म्स में आता हो, तो जिम्मेवारी बनती है। और मुझे लगता है इस पर एक बहस होनी चाहिए। तो ये मामला जो आप इंडिकेट कर रही हैं उससे जुड़ा हुआ लग रहा है शुभराज साहब? आऊंगा निखिल जी। ये जो आप इंडिकेट कर रही हैं उससे ये मामला जुड़ा लग रहा है आपको, इसीलिए इतनी बौखलाहट है? जो मैंने मीडिया की ही रिपोर्ट्स देख करके मैं ये बता रही हूं। मैं फिर से कह दूं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं आईपैक के वो मेरे मित्र हैं, मैंने काम किया है उनके साथ, मैं इंडिविजुअली वाउच कर सकती हूं कि वो बहुत ही काबिल लोग हैं। लेकिन मैं इस फलक को मैं फिर से कह रही हूं, इस डिबेट का फलक थोड़ा विस्तृत होना चाहिए। हमें इस पे जरूर बात करनी चाहिए क्योंकि देखिए राकेश जी, जब 2013 में बहुत सारे लोग एक बैनर के अंदर आके काम कर रहे थे, तब आइडिया ये था कि हम यूएस स्टाइल में कैंपेन करेंगे। मेरा वैचारिक मतभेद तब से है। हम यूएस स्टाइल की डेमोक्रेसी है ही नहीं तो हम यूएस स्टाइल के फॉर्म्स कैसे खड़े कर सकते हैं? अगर आप रिपब्लिकन हैं, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वहां अगर आप फॉर्म होल्ड करते हैं, आप डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको चुनाव नहीं लड़वा सकते। ठीक बात। बट ये जो गड्ढमड हुआ है, ये हमारे पॉलिसी लेवल का एक तरह से, इसको फेलियर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये ग्रे जोन है। ठीक है निखिल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आप बार-बार इशारा कर रहे हैं, बोलिए। पहली बात तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि किस तरीके से ईडी ने छापे मारे आईपैक के ऑफिस पे, ममता बनर्जी आए। हम एक राजनीतिक मुद्दे की चर्चा कर रहे थे, पर कहीं से मुझे नहीं पता शुभराष्ट्र मेरी मित्र ने उसको राजनीतिक सलाहकार फर्म्स जो है, पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स पे एक चर्चा बना दी, गहन चर्चा की इनका रोल क्या है, हमें देखना चाहिए, हमें निगरानी करनी चाहिए। मैं मानता हूँ शुभराष्ट्र जो कह रही है सही है, लेकिन वो आज के मुद्दे को डेविएट कर रही है। अगर इतनी ही आपको चिंता है कि इन फर्म्स को रेगुलेट करना चाहिए, तो भारत सरकार से कहिए इनके लिए कानून लाएं। और ये कहती है कि ये इनका मतभेद, वैचारिक मतभेद 2013 से रहा है, जिस तरीके की कैंपेनिंग होती है। शायद मेरा भी थोड़ा मतभेद है, ज्यादा तो नहीं है बट थोड़ा है। लेकिन सबसे बड़े इसके बेनिफिशियरी देश में कौन है? आईपैक से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा है। क्यों मेरे खिलाफ बोले? मेरे विचारों के खिलाफ बोले ना राकेश जी। मैं शुभराष्ट्र आपके विचारों के खिलाफ ही बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि आपकी सहमति नहीं है कि जिस तरीके से। छोड़िए ना, मैं आईपैक का डिबेट को वैसे भी नहीं कर रहा हूँ। ये गड़बड़ क्या है निखिल जैन? ये गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में, जिसको छिपाने की जरूरत पड़ी? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि किस तरीके से आईपैक वही फर्म है जिसने मोदी जी के लिए बड़ा यूएस स्टाइल कैंपेन करा, तब तो आईपैक किसी को गलत लगा नहीं। वो कैंपेन सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस ने किया। डेटा ठीक करिए, अपना फैक्ट, अपने फैक्ट्स दुरुस्त कीजिए। दिक्कत है इससे मुझे नहीं, आई एम सॉरी, आईपैक ने वो कैंपेन नहीं किया है। अगर आईपैक शुरू करते ही बोलने लगे, मैंने कभी शुभराष्ट्र पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं करा है। अरे तो ये पर्सनल कमेंट नहीं है सहमति करी है निखिल जैन। शुभराष्ट्र ने जो कहा वो पर्सनल कमेंट नहीं है, उन्होंने आपके फैक्ट को दुरुस्त किया। शुभराष्ट्र ने कहा कि आईपैक ने नहीं कैंपेन किया था। नहीं करती थी भाई साहब, थोड़ा फैक्ट को दुरुस्त करा। आईपैक ने कैंपेन नहीं किया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो उन्होंने दुरुस्त किया। चलिए आइए गड़बड़ वाले पर आइए। हाँ, गड़बड़ वाले पर आइए। मुद्दे की बात पे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस के अलावा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ये पैटर्न बन चुका है राकेश जी कि हर चुनाव से पहले विपक्ष या विपक्ष से जुड़े हुए लोगों या उनके पदाधिकारियों या उनकी कंसल्टिंग फर्म पे रेड मारो और बोलो कि अरे भाई इन्होंने तो ये फिलाना स्कैम करा है। बाद में कुछ नहीं निकल के आता। मैं एक पूरी आपको लंबी फहरिस्त दे सकता हूँ। छत्तीसगढ़ 2023 चुनाव से पहले बेटिंग ऐप को लेकर आपके हिसाब से उनकी कोई गलती कह रहा हूं कि हर बारी चुनाव से 2 महीने पहले। अरे जो पूछ रहा हूं वो बताइए ना। टाइमिंग पर बाद में बात कर लेंगे। नहीं, आप टाइमिंग पर बाद में निकल जाए ना टाइमिंग पर डिबेट नहीं। टाइमिंग पर अब मैं बाद में सुन लूंगा। क्यों नहीं? ममता बनर्जी क्लीन है, फाइलों को ले जाकर जिस तरीके से वो सही किया, कोई गलत मंशा नहीं थी, कुछ भी छिपाना नहीं था। नहीं राकेश जी, एक चीज बताइए, कल को आपके टाइम्स नाउ के ऑफिस में, भगवान ना करे लेकिन कोई आ जाए इनकम टैक्स ईडी और बोले सारी फाइलें हम लेके जाएंगे,
चुनाव मतलब से ममता just पहले। बनर्जी ने ठीक किया, एक लाइन बताइए ना भाई, क्यों इतना जलेबी बना? आप करोड़ों रुपए देके सर्वे अरे मैं पूछ रहा हूँ ठीक किया कि नहीं निखिल जैन, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। अगर एक दिन ईडी आके बोले हम सारी फाइलें लेके जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ममता बनर्जी ने ठीक किया, ये आपाधापी में कोई गड़बड़ी आपको नहीं दिखी? कुछ भी दिमाग में घंटी नहीं बजी कि यहाँ पर कोई दाल में काला है? नहीं, ममता बनर्जी ने ठीक करा या नहीं करा, ये जांच का विषय बाद में क्यों नहीं बनता? क्यों बाद में? चुनाव से 2 महीने पहले क्यों बाद में? चुनाव से 2 महीने पहले क्यों अब करने लगे आप गड़बड़। मैं एक सेकंड में बस छोटी सी एक फहरिस्त गिना दूं राजस्थान के चुनाव नहीं फहरिस्त बाद में गिनाइएगा, पहले बताइए कि या तो ममता बनर्जी क्लीन है, उन्होंने फाइलों को ले जाकर अच्छा किया, कोई गड़बड़ नहीं था बीच में, कोई दाल में काला नहीं, सब कुछ ठीक है। राकेश जी, मैं कोई कोर्ट नहीं हूं, मैं न्यायालय नहीं हूं, मैं जांच कोर्ट से तय होने दीजिए, फिर बैठ के सरमन कोर्ट से तय होने दीजिए, फिर गलत करा, कोर्ट से तय होने दीजिए निखिल जैन। तो फिर आप भी जज क्यों बन रहे हैं कि ये टाइमिंग गलत है? राजस्थान में भी ऐसा किया, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा किया, अब यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं। हम सारे जान के अनजाना क्यों बन रहे हैं राकेश जी? नहीं दिख रहा जान के अनजान के प्रदेश। अच्छा 30 सेकंड सुब्रासा कुछ बोलिए, फिर दीपक रंजन आपके पास आता हूं। आप 20 सेकंड दीजिएगा अपना पॉइंट कंप्लीट करने के लिए, पहले सुब्रासा। अच्छा चलिए 20 सेकंड और बोल लीजिए। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पे 10,000 रुपए के केस को लेकर रेड हुआ, उस केस का क्या हुआ कुछ नहीं पता। छत्तीसगढ़ में बेटिंग ऐप से पहले 2 महीना बेटिंग ऐप के नाम पे ईडी के रेड हुए, क्या हुआ किसी को नहीं पता। हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले जेल डाल दिया गया, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी को उठा के चुनाव से पहले जेल डाल दिया, क्या हुआ? सारे के सारे बेल पर बाहर है। बहुत आप चुनाव दर चुनाव देखिए, चुनाव से 2 महीने पहले बीजेपी। अब सुनिए सर, सुनिए आप लोगों का चुनावों में क्यों हाल है निखिल जैन ना, वो आपकी बात से समझ में आ रहा है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पैसों के पीछे भाग रही हैं, आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी की विचारधारा लाइन क्या है वही नहीं आपको समझ में आ रही है, तो आप सबके प्रवक्ता यहां पर बन जा रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के। शिवराज साहब कुछ कहना चाह रही है? 30 सेकंड, फिर दीपक भाई आ रहा हूं। एजेंसियों के धमकाने से मेरे वैचारिक, मैंने जो भी बात रखी उस बात में ये स्पष्ट था कि वैचारिक विरोध की बात मैं व्यापक स्तर पे ही कर रही थी। अगर इनको पॉलिटिकल स्लगफेस्ट का हिस्सा बनना है तो आप पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे आप बात करिए, मैं तो व्यापक स्तर पे ही बात करूंगी। बात यह है कि हो सकता है कि इस देश के कुछ राजनीतिक दल इससे बहुत कंफर्टेबल हो कि कल कूद करके भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी ने काम किया और वो कूद करके कल कांग्रेस के साथ काम करे, और वही व्यक्ति कूद करके, वही फॉर्म कूद करके आम आदमी पार्टी के साथ करे, और वही कूद करके जेडीयू के साथ काम करे। ये दो वोटर्स के साथ धोखा है, और इस वैचारिक पृष्ठभूमि पर मैं अडिग रहूंगी, टिकी रहूंगी। नहीं और सुनिए, उसी आईपैक में निखिल जैन, उसी आईपैक में प्रशांत किशोर भी पहले थे, और प्रशांत किशोर ने अक्रॉस द पार्टीज काम किया और आपके साथ भी जुड़े रहे, तो इतनी उनकी कैंपेन स्टाइल से दिक्कत थी तो नहीं जाना चाहिए था उनके साथ, नहीं कोई संबंध रखना चाहिए था राजनीतिक तौर पे, नहीं कोई कैंपेन का रिलेशन रखना चाहिए था। तो सर पहले गिरबान में झांक लिया करिए कि आपने अतीत में क्या किया है, अगर आप सवाल उठा रहे हैं। दीपक रंजन, एक मिनट, दीपक भाई ने नहीं बोला है। दीपक रंजन, पहली बात कि ममता बनर्जी के इरादे क्या नहीं, बीजेपी कह रही है गिरफ्तार करके और वो फाइलें जब्त करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है एसआईआर पर उनको भी दिक्कत हो रही है, आपको भी दिक्कत हो रही है, जबकि बिहार का नतीजा हम लोग देख लिए हैं। देखिए राकेश भाई, ये कोई नई बात नहीं है और ये तो होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में जब जब अपने आप को हारता हुआ महसूस करती है, उन राज्यों में जो है ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज को एक्टिव मोड पे ला देती है, एक्टिव कर देती है। देखिए आज की तारीख में एसआईआर में, चाहे उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझता हूं कि 5 व्यक्ति के ऊपर 1 आदमी का वोट यहां पर कट गया भाई, करीब 2.89% लोग यहाँ पर वोट कट गए उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से आपके बंगाल में मोर देन 50 लाख लोगों के वहां पर वोट काट दिए गए। अगर टीएमसी जो है, बहन जी की, ममता बनर्जी जी की पार्टी जो है, लोग अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहती है उस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए आज ईडी सीबीआई इनको याद आ रहा है। भाई ये मामला तो बहुत दिनों से चल रहा था, अभी तक आपको याद नहीं आया? इनकी टाइमिंग पे आप गौर करिए, जब जब जिन राज्यों में चुनाव होता है उन राज्यों में जो है ईडी को, सीबीआई को इसी तरीके से ये एक्टिव अलर्ट मोड पे लेकर के चले आते हैं। भाई जो इनकी स्ट्रेटजी थी, जो इन्होंने पेपर्स तैयार किए थे, जो इन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने अपने कैंडिडेट्स का चयन किया था अपने आईटी हेड के माध्यम से, अगर वहां पे अगर वो फाइल तैयार की थी, उन फाइलों का जो है अगर ईडी सीबीआई उस फाइल का क्या करती? ईडी उन फाइलों को लेकर लेने क्यों गई थी? दीपक भाई, फाइल का ईडी से क्या मतलब? भाई सुनिए, ममता जो भाजपा के धुर विरोधी हैं, लेकर के आ गई वो, सुनिए जो भाजपा के धुर विरोधी हैं, एनालिस्ट वो भी ये मानते हैं कि अक्रॉस द पार्टीज अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जीते हारे नतीजा जो भी है वो बात की बात है। जो इनके धुर विरोधी हैं वो भी मानते हैं, कई सारे वीडियोज है, आप देख लीजिएगा जाके। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि वोट जुड़वाने का ही खेल है, सुनिए सर, सुनिए सर, अगर आपको लग रहा है कि वोट जुड़वाने का ही खेल है,
तो फिर तो अखिलेश यादव यहां भी यूपी में कह रहे हैं कि भाजपा वोट जुड़वाना चाह रही है, फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है वोट जुड़वाने पर? पहला सवाल। दूसरा सवाल है टाइमिंग की अगर बात करेंगे भाई तो आप नहीं सुनिए सर, फिर आप सवाल सुनते नहीं है। ये हमने टाइमिंग पर बात करना चाहते हैं तो टाइमिंग पर बात करिए ना। मेरी आपका सवाल यहां आ गया, दिल्ली में आपका तुर्कमान सवाल पर आ गया। पत्थरबाजी होती है, आपके सांसद नदवी पहुंच जाते हैं। आइए टाइमिंग पर बात कर लीजिए, क्यों ये टाइमिंग मैच कर जाती है भाई? राकेश भाई, संभल में पत्थरबाजी राकेश होती है, भाई, वहां पर ये- बर्क का कनेक्शन ये निकल कर हमने आता है नहीं पुलिस की कहा था। केसदारी में। ये कौन सी टाइमिंग है? अरे भाई आप डिरेल क्यों मैं कर रहे डिरेल हैं? नहीं कर रहा हूं। आप डिरेल क्यों कर रहे हैं डिबेट अरे मैंने नहीं कहा आप था। टाइमिंग की बात ये करके आप डिरेल ना कर रहे हैं। करें मेरी बात और आने मैं दीजिए। टाइमिंग से भाई- कनेक्शन जोड़ भाई दूं तो ये डिरेल हो गया। अरे भाई मुख्यमंत्री आपको दिक्कत हो गई इस सवाल से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ पर 4 करोड़ लोगों का नाम कटने आ रहा है। आपको हमने नहीं दिक्कत कहा हो गई था इस ना? सवाल से? ऐसा नदवी यार का मैं तुर्कमान मुख्यमंत्री वाला ने सवाल कहा पूछ लिया तो था, आपको दिक्कत हो गई। ये अरे टाइमिंग भाई, आप जस्टिफाई नहीं कर जवाब पाएंगे से- कि जवाब- नदवी उसी जवाब समय से कैसे दिक्कत पहुंच आपको हो रही गए। है। बर्क ने योगी जफर अली आदित्यनाथ से ने कैसे दिक्कत बातचीत आपको कर ली लगी। संभल में? योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, राकेश भाई, राकेश पांडे जी, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, आपको दिक्कत हो गई, परेशान होने लगे आप, छटपटाने लगे आप। ये हमने थोड़ा ना कहा था कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों के नाम कटने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, और उन्होंने कहा था हमारे इसमें जिसमें वोटर जो है 80 से 85% हमारे वोटर हैं। इनको अरे पहले तो से कैसे ठीक है ना, आता मैं तो था? कह रहा हूं कि अगर 4 करोड़ जुड़वाने लोगों की के नाम बात कटने आ रहे है, हैं। आपने अभी थोड़ी कैसे देर पहले बताएंगे? कहा ना कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोट जुड़वा रही है, इसीलिए बीजेपी को दिक्कत हो गई। देखिए, और यहां पर अगर बीजेपी वोट जुड़वाने की बात कर रही है तो आपको दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत ठीक है। अब उनकी दिक्कत गलत हो गई। उत्तर प्रदेश में और अब टाइमिंग नहीं टाइमिंग पर आइए। एक भी गलत वोट न जुड़ने दीपक देंगे रंजन, और एक भी सही वोट अरे न आप करने तो देंगे। टाइमिंग की बात कर रहे थे भाई, वो क्या कोई हुआ? कुछ भी कर ले, मैंने वो दो कोई टाइमिंग कुछ भी गिराई कर तो आप ले, टाइमिंग से एक भागने भी लगे। गलत वोट जुड़ने नहीं देंगे। अरे मैंने 2 टाइमिंग गिराई तो क्यों टाइमिंग से भागने लगे? खड़ी हो जाए तब भी एक भी Come गलत on, वोट नहीं timing. जुड़ने देंगे। दीपक रंजन टाइमिंग पर बोलिए। टाइमिंग आप SIR पे आइए ना। अच्छा? SIR पे आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप SIR पे क्यों नहीं आ रहे हैं आप? क्यों? पत्थरबाजों टाइमिंग पर आप बोलने में देख लो दिक्कत हो ना, गई? EDCBI कब अलर्ट होती है? पत्थरबाजों पर बोलने में EDCBI दिक्कत हो कब गई? अलर्ट होती है? आपके अरे भाई, ही नेता आपको क्यों दिक्कत हो पकड़े रही जाते सुनने हैं में? या कनेक्शन सुनने क्यों में निकलता है? राकेश भाई, बीजेपी आपको पूछ दिक्कत रही है। है, ये टाइमिंग जस्टिफाई करिए ना फिर। आपको सुनने में आपको दिक्कत क्यों हो रही? नहीं, मुझे क्यों आपको सुनने में दिक्कत होगी क्यों भाई? दिक्कत हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप मानो ना इस चीज को कि इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अब गड़बड़ टाइमिंग ज्यादा छोड़ था। देते हैं, चलिए। उत्तर प्रदेश में जो अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ वो सब भाई हैं? आप अच्छा, टाइमिंग इसी वाली बात टाइमिंग नहीं पे करेंगे। आइए। उत्तर प्रदेश में जितने वोट काटे गए हैं हाँ। वो सब जस्टिफाइड थे। तो अभी जाके वो सब ऑब्जेक्शन justified करिए। थे। आप अभी तो बताइए। 1 महीना समय है ना दीपक रंजन, लगाइए अपने प्रहरियों को, कर रहा हूं जाकर राकेश जुड़वाइए। भाई, कर रहा हूं, हम लोग शांत हाँ, थोड़ी तो ना बिल्कुल बैठे। करिए। कल हम राजीव तो बता जेटली, तो रहे हैं, अब टाइमिंग की एक बात भी नहीं होगी। गलत वोट ना जुड़ने मैंने 2 देंगे टाइमिंग गिराई, और एक इनकी भी तुरंत सही वोट ना टाइमिंग का करने सुर गायब हो देंगे। गया। भारतीय जनता पार्टी का आप कितना भी पक्ष ले लो, आपके और फिर पक्ष मैं लेने पक्ष से ले नहीं रहा हो हूं। पाएगा कुछ। आप कितना भी पक्ष ले लो। भाई मैं तो कह रहा था शुरू से डिराइल मत करो, जो आज हुआ उसी पर बातचीत करो। आप ले रहे हैं। अब मैंने थोड़ा सा हम भी टाइमिंग तो- गिराई तो आपको दिक्कत हो गई। राजीव जेटली, अरे भाई मैं तो यही तो ठीक है राजीव जेटली। SIR का नाम आपने लिया, SIR पे मैं आपको कह तो रहा हूं कि एक भी गलत मैं वोट एक ही ना बात जुड़ने बोलना देंगे, चाहता एक हूं सही कि वोट कोई करने भी देंगे। राजनीतिक पार्टी है, मुझे लगता है इसको 2 अलग अलग तरीके की दफ्तर बनाने चाहिए। ये दीदी ने गलती करी, ये राजनीतिक पॉलिसी के लिए अलग दफ्तर बनाती, काली कमाई पॉलिसी के लिए अलग दफ्तर बनाती। इन्होंने एक ही दफ्तर को में राजनीतिक वोट भी तैयारियां करनी शुरू कर दी, अपने कैंडिडेट भी डिसाइड कर दिए और उसी में कमाई का धंधा भी शुरू कर दिया। ये ना होता तो ये कह सकती थी कि भाई मेरे ऊपर ईडी का छापा पड़ा और मेरी जो लिस्ट थी मेरे कैंडिडेट की वो उठा करके ले गई। अब बात यहां पर यह आती है कि हो सकता है उसके अंदर कोई लिस्ट हो, लेकिन उसी के अंदर कोयला भी है, उसी के अंदर काली कमाई भी है, उसी के अंदर सारा भ्रष्टाचार भी है। तो या तो 2 दफ्तर बनाने चाहिए थे। अच्छा, इतना भी पता है इन्हें कि और कौन कौन सा दफ्तर है सॉल्ट लेक सिटी में जहां पर मेरी काली कमाई के और इक्विपमेंट पड़े और औजार पड़े, मुझे वो भी उठाने हैं। मतलब इनके कार्यकर्ताओं ने भागना दौड़ना शुरू कर दिया। जहां जहां हमारी भ्रष्टाचार की कमाई है वो सारे दफ्तरों के अंदर जो गैजेट पड़े सारे उठा करके पहले बाहर करे जाए। ये डर जो था इनके अंदर वो अपने आप में बता रहा था कि वही बता रहा था कि आपने जो काम किया राजनीतिक पॉलिसी के साथ साथ वो एक ही दफ्तर में कर डाला। अगर दफ्तर अलग होते तो शायद ये आज इतना डर ना होता। किसी के कैंडिडेट अगर उनके हाथ लग भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें डर इस बात का था कि जो पहले अभिषेक बनर्जी करते हुए आए हैं, हाँ। तोलाबाजी तोलाबाजी तोलाबाजी, इनसे पूछिए ना पश्चिम बंगाल के पास सोर्स क्या कमाई का। नहीं, ठीक है। मेरा एक सवाल प्रकाश पुरोहित आपसे है हम कि ये इतना बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई या सेंट्रल एजेंसी से उलझना दीदी को क्यों अच्छा लगता है? और ये पहली बार नहीं है। फरवरी 2019, जरा वो तस्वीर भी चला दीजिए नीचे। फरवरी 2019 में संविधान बचाओ धरना चल रहा था, जब सीबीआई अधिकारियों को रोका गया था। वो तस्वीरें हंगामा भी हमने देखा था। फिर मई 2021 नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस था। 2 मिनिस्टर्स आपके फिरहाद हकीम,
सुब्रत मुखर्जी और 2 और नेता गिरफ्तार किए गए थे। ममता बनर्जी खुद निजाम पैलेस, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, वहां पर धरना उन्होंने देना शुरू कर दिया। सीबीआई से 2 बार उलझ गई, आज हमने देखा ईडी से उलझ गई। तो क्यों इतना उलझना? मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए, ईडी जो काम कर रही है ये ट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं कर रही है। अगर ईडी की ऑफिस और देश के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, अगर आप हमारी पार्टी को ममता बनर्जी के हाथ में 3 महीनों के लिए दे दीजिए, अमित शाह अगर जेल के कटघरे में नहीं चले जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आप ये इंस्टीट्यूशन को लेकर डरा के धमका के राजनीति नहीं होती है। आप खुद बॉन्ड के पैसे कौन सी, आप इतिहास देखिए कि जिस कंपनी को ईडी ने छोटी बात बोल रहे हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स तो बंगालियों को भी बंगाल से इनकी आवाज को, अरे चुप रहिए ना, बंगालियों के बारे में इनकी आवाज दबाइए। अगर आपको जवाब अच्छा सुन लीजिए, राजीव जेटली सुन लीजिए, बोलिए। राजीव जेटली जी सुनिए, देखिए इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से बेईमानी हो रही है, इसको बेईमानी कहा जाता है। मगर जितना भी आप हमला करोगे, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है, जो तो ही करो हमला हमार जीत में बांग्ला, ये हमें पता है। आप ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जितने भी आपके पास पे केंद्र सरकार के पास इंस्टीट्यूशंस है, सबका इस्तेमाल होने जा रहा है आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर में। और इसका मुंह तोड़ जवाब बंगाल की सेंधी ममता बनर्जी ने आज दिया है। और आप रोक सके तो रोक लीजिएगा। कौन सा जवाब देना हुआ भाई? नहीं, ये जवाब नहीं है। फाइल उठा के लेके भाग जाना, हार्ड डिस्क लेकर जाना, अधिकारियों को ये कौन सा जवाब देना होता है? आप अपनी रक्षा कौन करेगा? ये कौन सा जवाब देना होता है? आपके चैनल में अभी हमला होगा, कौन रक्षा करेगा? शेरनी वाला नहीं, बिल्ली जैसे लोगों के घरों में जाकर के दूध पी के आ जाती है, वो काम किया आपने। चोरी छुपे जिसने ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य, है ना, बिल्ली वाला काम करके शेरनी का नाम मत दीजिए आप उनको। कुछ नहीं है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता इनको इनका मुंह दिखाएगी कि इनको जब पता चलेगा। और ये दिल्ली से भी जाने वाले हैं, जो अब की बार 4 पश्चिम बंगाल के से जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की जनता अगर आपके साथ होती तो आपको घुसपैठियों की जरूरत ना होती। नहीं, मैं की जनता आपके स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, दादा सुनिए, मैंने आपको शुरू में एक सुझाव दिया था। अभी तो 24 का चुनाव, अभी तो 24 का चुनाव हुए 1 साल हुआ, 29 में चुनाव है, अभी कहां दिल्ली से जाने वाले हैं? तो इसका मतलब अजीत पवार साफ है। अभी देश का प्रधानमंत्री बोलता है 70,000 करोड़ का चोर, वो साफ है। लज्जा नहीं आती है? हंस रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए। अजीत पवार को देश का प्रधानमंत्री बोलता है, किसको लज्जा आनी चाहिए? अच्छा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। ये तस्वीर है जब ईडी की टीम निकल रही है वहां से। ये सीधी तस्वीर है जब ईडी के अधिकारी वहां से निकल रहे हैं, पूरा हंगामा हुआ। अब चुप रास्ता बताइए, लज्जा किसको आनी चाहिए? बंगाल में हिंदू मरे, उनको जानबूझकर टारगेट किया गया, वो तस्वीरें हमने देखी। क्या लज्जा आई किसी को? बांग्लादेशी बैठे हुए थे, अभी एसआईआर शुरू हुआ तो लाइन लग गई और बताया उन्होंने कि कहा किस किस जिले से आए हुए थे। क्या लज्जा आई किसी को? आज नहीं 3 बार हमने तस्वीरें दिखाई कि सेंट्रल एजेंसीज को कैसे रोका गया है। क्या लज्जा आई किसी को? देश में घुसपैठ हो रही है तो गृह मंत्री को लज्जा। राकेश जी, एक तो ये है ना कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अब से अभिभाषण दिया, ये तो क्लियर भी नहीं हो पा रहा है कि लज्जा किस बात पे आनी चाहिए। अगर वो आईपैक ऑफिस गई ये करने के लिए कि भाई हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स, हमारे कार्यकर्ताओं की डेटा वहां पे प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन उसके अलावा वो कितना कुछ कह गई एक ही रॉ में, ये सीधा दर्शाता है कि वो अंदर से बौखला चुकी हैं इस पूरे घटनाक्रम से। अगर हम डिबेट को सिर्फ पॉलिटिकल रखें तो पॉलिटिकल डिबेट में बात ममता बनर्जी के उस भाषण पर होगी जिसमें वो अपना आपा खोती हुई नजर आई। आपने एक बार भी सुना कि आईपैक को उन्होंने क्या कह दिया? आईटी कंपनी। मुझे नहीं लगता आईपैक के लोग भी, जो स्पेशली जो लीडरशिप टीम भी होगी, वो भी इस टर्म से बहुत खुश होगी कि उनको एक आईटी कंपनी टाइप का मामला बना दिया गया। बहरहाल एक बात उन्होंने आईपैक से रिलेटेड नहीं की। उनका पूरा का पूरा जो भी फोकस था वो ये था कि भाई हमारे पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, और उसके अलावा वो पूरा डिबेट मैं आपको रोक रहा हूं। एक चीज मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, निखिल आऊंगा, थोड़ा सा समय कम है, कि ये काम तो किसी अधिकारी कुछ और लोगों को भी भेजकर करवाया जा सकता था, लेकिन खुद सीएम का पहुंचना। Whenever you lead from front, जी बिल्कुल, अगर इसीलिए करप्शन वाली जो बात बीजेपी उठा रही है उसमें उसको भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। वेंडेटा पॉलिटिक्स का अपना एक आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन वेंडेटा पॉलिटिक्स के बियॉन्ड ये जो बात है कि भाई उस फाइल में ऐसा था क्या कि सीएम को भागा आना पड़ा, ये बड़ी बात है। निखिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी के 15-20 सेकंड आपके पास है।
राकेश जी, मुझे समझ नहीं आता, किसी के आप पॉलिटिकल ऑफिस पे रेड कर दीजिए, उसके घर पे रेड कर दीजिए, सीए के ऑफिस पे, लॉयर के ऑफिस पे, और अगर वो अपने रेड को बचाने आ जाए, वो बोले कि मेरे गोपनीयता का हनन हो रहा है, मेरी निजता का हनन हो रहा है, तो अरे अरे छुपाने वाला क्या था, क्यों आ गए? निखिल जैन एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी के कई जगहों पर रेड पड़ा ना, घर पे रेड होगी ना, तब बहुत अच्छा लगेगा। जब इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सरकार के कोई अफसर आके मेरी व्हाट्सएप चैट पढ़ेंगे ना मेरी पत्नी के साथ या किसी और भी उसके पति के साथ, तब बहुत दिक्कत हुई। अच्छा सुनिए, थोड़ा सा समय की कमी है निखिल जैन, ये कहते हुए पहले आपको सोचना चाहिए था कि नेशनल हेराल्ड के मामले में भी बहुत सारी जांच हुई, तो क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहीं चले गए क्या? कई पार्टियों के ठिकानों पर छापेमारी हो जाती है, तो पार्टी के आलाकमान चलेगा कहीं? मैं पहली बार देख रहा हूं इस तरीके का अनुभव।